अरे आ गए आप लोग, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। पिछले वीडियो में हमने 8.1 किया है भाई, अब 8.2 की बारी है। और 8.2 करने से पहले हमें ये टेबल पढ़ना होगा। तो शुरुआत करते हैं इस टेबल से। बड़ा एंटरटेनिंग और इन्जॉयमेंट वाला चीज़ है ये। एक्चुअली बच्चे इसको लर्न करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं क्योंकि कई सारे हैं इसमें। कई सारे तो नहीं करने पड़ेंगे, मैं दिखाता हूँ कितने करने होंगे। देखो, हमें इस तरीके से कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और जो ऊपर एक रॉ है जिसमें एंगल्स दिए गए हैं। अलग अलग एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की अलग अलग वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। ना साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, ठीक। कॉस की वैल्यू 30 पे 1/2 होती है। ऐसे ही 45 पे भी कुछ ना कुछ होती होगी और 60 पे भी। हम इसे चाहें तो शॉर्टकट में कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो पहले मैं ट्रिक समझाता हूँ, फिर हम याद करेंगे, ठीक है। याद करना जरूरी है, क्यों जरूरी है अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो देखो, 0 पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मतलब जहाँ से 0 शुरू हो रहा है वहाँ से मैं 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दूंगा, ठीक है। और सभी के स्क्वायर रूट लिख दीजिए, सभी के स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और 2 से डिवाइड कर दो, बस इतना ही करना है। और आपको जो साइन की वैल्यूज़ हैं एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 पे वो मिल गई। दिखाता हूँ मैं कैसे। देखो, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है ऑब्वियसली, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो पहले की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 1 तो मिल ही गया, 1/2 आ गया। ऐसे √2/2, यहाँ तो सर √2 नीचे आ रहा है। देखो बहुत सिंपल है, जो डिनोमिनेटर में जो 2 है वो 2 2 से मिलके बना होगा। एक √2 से, फिर अगेन √2 से। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे 3 है, अगर मैं 3 को तोड़ूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 × √3, यानी कि एक 3 2 √3 से बनता है। 5 को भी मैं तोड़ के √5 × √5 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक 5 भी 2 √5 से बनता है। ऐसे ही एक 2 भी 2 √2 से बनता है। तो अगर मैं ऊपर वाले √2 को नीचे वाले √2 से ऐसे कैंसिल कर दूँ तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन, ये नीचे बच गया √2, 1/√2, ठीक है। 60 वाला तो बहुत सिंपल है, √3/2 सीधा सीधा आ गया हमारे पास। और लास्ट वाला देखो, √4 की वैल्यू होती है 2, इसके अपॉन में जो 2 बचा है वो लिख लो, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, तो ये 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक आपने फिंगर्स वाली भी अगर देखे हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे ऐसे आपने फिंगर रखा है, ठीक है, और आप नीचे से एंगल बनाना शुरू करोगे, 0, 30, 45, 90, 60 एंड 90, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले वाले फिंगर को देखो, इसके नीचे जितनी भी फिंगर्स होंगी, मतलब जो जिस एंगल पे हमें देखना है, सपोज मुझे 0 एंगल पे देखना है, तो उसके नीचे वाले जो फिंगर होंगे, इससे नीचे फिंगर ही नहीं है तो 0 हो गया। तो पहले वाले की वैल्यू होगी 0। दूसरे वाले में, सेकंड में कितनी नीचे फिंगर्स हैं, एक, उसका स्क्वायर रूट निकालो। बस जितने फिंगर्स नीचे बचेंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल के 2 से डिवाइड कर देना। तो इस 30 के नीचे, क्योंकि 0 के बाद 30 आता है, 30 के नीचे एक ही फिंगर, एक का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक ही आएगा, 1/2। सेम वही चीज़ है जो हमने अभी ऊपर किया है। ऐसे ही यहाँ देखो 45 के लिए, 45 के नीचे कितने एंगल्स, कितने फिंगर्स हैं, 2, तो 2 फिंगर्स के लिए स्क्वायर रूट निकालो, √2/2, तो देखो √2/2 आ रहा है। ऐसे ही 60 के लिए, 60 के नीचे कितने फिंगर्स हैं, 3, तो 3 का स्क्वायर रूट निकालो, √3/2। ऐसे ही 90 के लिए, 90 के नीचे कितने फिंगर्स हैं, 4 का स्क्वायर रूट निकालो, 2/2। तो सेम ही चीज़ है। आप फिंगर से भी याद कर सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा इजी क्योंकि एक ही बार में आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो सिंपल सा ये आसान हो जाता है ना। जैसे साइन की वैल्यू मिली, उसी से कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। बस आपने करना ये है कि ये जो साइन है ऐसे है, सपोज ये टिप इधर है और ये लास्ट वाला पोर्शन इधर है, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूँ तो ये कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 1 की वैल्यू, 90 की वैल्यू 1 होती है साइन में, यहाँ पे 1 हो गई कॉस की वैल्यू। देखो वहाँ से शिफ्ट हो गई, यहाँ पहुँच गया। मैं ऐसे एरो भी बना दे रहा हूँ, ये ऐसा कुछ, ओके, दिख ही नहीं रहा। फिर ये ऐसे, ठीक है, इधर ये वाला शिफ्ट हो गया, इधर इसके ऊपर नीचे, फिर ये इस तरफ और ये वाला लास्ट में, तो बिल्कुल ऐसे शिफ्ट हो गया। अगर ऐसे था तो ये ऐसे पलट गया, तो ये कॉस की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो आपने ये तो पढ़ा है ना कि 10 A = परपेंडिकुलर, यानी पागल और बहरा दोनों होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर के अपॉन में आप हाइपोटेनस ले लो, इसके अपॉन में भी हाइपोटेनस ले। देखो मैं किसी भी नंबर में भी ऊपर और नीचे सेम चीज़ कर सकता हूँ, मतलब सेम चीज़ नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूँ। किसी एक में नहीं कर सकता, बट ऊपर नीचे दोनों में मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो पागल है, याद होगा पिछले वीडियो में समझाया था, पागल कौन होता है, साइन, तो इसकी वैल्यू हो गई साइन थीटा। और बहरा कौन होता है, कॉस, तो इसकी वैल्यू हो गई कॉस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू कॉस साइन अपॉन
कॉस थीटा, इस तरीके से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो tan की वैल्यू है वो साइन को कॉस से डिवाइड करने पे आती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करूँगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिवाइडर लगा दे रहा हूँ। डिवाइडर जो डिवाइड करने के लिए लगाते हैं 2/3 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन जो डिवाइडर होती है, तो 0/1 इज़ 0, ठीक है। 1/2 इसके अपॉन में डिवाइडर लगाओ, तो देखो ये उस वाले 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। ऐसे इसके में लगाओ तो √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ऐसे इसके अपॉन में लगाओ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। लो जी, आ गया tan के वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप 0 यहाँ पे डिवाइडर लगाते हो तो 1/0 आएगा। एनीथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो नॉट डिफाइन होगा। कई बार आपको इनफाइनाइट भी दिखने को मिल सकता है। अगर नॉट डिफाइन ऑप्शन के अंदर होगा, जैसे MCQ से क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ आ गया और उसके अंदर 2 ऑप्शन है, नॉट डिफाइन भी है और इनफाइनाइट भी है, तो आप नॉट डिफाइन पे टिक करोगे, इनफाइनाइट पे नहीं। लेकिन अगर नॉट डिफाइन नहीं मिलता है और आपको इनफाइनाइट मिल जाए तो इनफाइनाइट पे टिक कर दो, समझ में आ गया। और अगर इनफाइनाइट मिल जाए और नन ऑफ दीज भी मिल जाए तो आप नन ऑफ दीज पे टिक करोगे। तो मैं समझाता हूँ, देखो हमेशा हमें प्रेफरेंस जो देना है वो नॉट डिफाइन को देना है। तो अगर नॉट डिफाइंड ND आ गया तो आप उसे टिक करोगे, इनफाइनाइट को छोड़ दोगे, ठीक है। केवल इनफाइनाइट आ गया तो ऑब्वियस है कि इनफाइनाइट को ही टिक करना है। बट अगर इनफाइनाइट और नन ऑफ दीज आ गया, नन ऑफ दीज NOT, तो आप NOT को टिक कर दोगे, समझ में आ गया। क्योंकि प्रेफरेंस हमारा क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। नाउ साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई, tan की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद आता है कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। देखो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। अपोजिट का यहाँ मतलब है रेसिप्रोकल, मतलब जैसे अगर 2/3 है तो ऐसे उल्टा कर दो 3/2 हो जाएगा, ऐसे रेसिप्रोकल। तो अगर साइन को देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 0/1, उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1/0। अभी मैंने समझाया एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक। ऐसे ही 30 की वैल्यू साइन की 1/2 है, उल्टा कर दो तो ये 2/1 हो जाएगा। अब 1 को तो लिखने की जरूरत होती नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम वहाँ से 1 को हटा सकते हैं, तो ये लो 1 हटा दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 1/√2 उसको उल्टा करो तो √2 आ जाएगा। ऐसे ही √2/2 उसको उल्टा करो तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसे ही 1 को उल्टा करो तो 1 ही आना होगा, वैसे क्योंकि 1 के अपॉन में अगर 1 ले भी लेते हो, उल्टा करोगे तो 1 वापस 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। देखो मैं कॉस का भी दिखाता हूँ आपको। अभी ये रेसिप्रोकल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एक्सरसाइज से ज़्यादा तो थर्ड एक्सरसाइज में इसका यूज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो अब देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उल्टा करना शुरू कर दो, रेसिप्रोकल करना शुरू कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल अगेन √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इस तरीके से। और लास्ट में 0 है तो अगर 0 के अपॉन 1 मान के उसको रेसिप्रोकल कर दे तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे, और 1/0 एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में कॉट, tan का उल्टा कॉट, उल्टा करना है तो 0 का उल्टा कर दो, 0/1 का उल्टा करोगे 1/0 एंड 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। 1/√3 उल्टा करो √3, 1 का उल्टा ऑब्वियसली 1 ही होना है, √3 का उल्टा 1/√3, देखो जिसके अपॉन 1 मान सकते, ऐसे मान सकते हैं, तो √3/1 उल्टा करोगे 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन कैसे बना था हमारा भाई 1/0 करके। अब इस 1/0 को उल्टा करूंगा तो अगेन 0 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। भाई 0 के अपॉन में कुछ भी होगा 0 ही आना है, तो ये 0 आ गया, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा टेबल। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्या सर आपको हमको सारा लर्न करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ ये 3 टर्म्स लर्न करने हैं, ठीक है। और इन 3 टर्म्स में भी सिर्फ इन 3 एंगल्स को ही अभी लर्न करना है, बाद के लिए बाद में सोचेंगे। 0 और 90 अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 30, 45 और 60 की वैल्यू याद करनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। मैं एक बार जरा सारा जो रायता फैलाया मैंने इसको हटा दूँ या एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, ऐसा कुछ लो जी। तो अब हम एक देखते हैं कि हमने जो याद करना है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, साइन 30, साइन 45, साइन सॉरी tan 30, tan 45, tan 60, ये याद करना है। अब इनको ही याद करने के लिए बड़ा सिंपल है, पहले साइन का लर्न करके ऐसे अपोजिट कर दो, कॉस मिल जाएगा, सिंपल।
तो साइन मैं 10 का याद करा दूंगा, पहले इसको देखो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, इतना याद करो, ये 3 पहले याद करो, पॉज करके याद करना है। कर लिया? अब इसको अपोजिट करो, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू 45 की सेम है, क्या याद करना उसको, और 60 की वैल्यू 1/2 से सेम, इधर से उधर चला गया। अब मैं 10 का याद करवाता हूँ आपको, सुनना। देखो 1/√3 और √3 में बड़ा कौन है, मैं समझाता हूँ। 1/√3 की वैल्यू होती है 1.71। ठीक, यहां पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1.71। अब ऊपर तो 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में 1.71 है। जब आप डिवाइड करोगे 17 टाइम्स से डिवाइड कर लो, सपोज पॉइंट आगे मैं ऊपर 100 कर दे रहा हूँ, तो अगर डिवाइड भी करोगे तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, क्योंकि ऊपर 100 है, नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। दैट शोज कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि 30 और 60 में 1/√3 था या √3 किस में था, ऐसे मतलब वो भूल जाते हैं कि 30 में क्या था और 60 में क्या था। तो बहुत सिंपल है, छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू, बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू। ठीक है, 60 पे 1.71 और छोटे एंगल यानी 30 पे 1/√3, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया जी हमें 10 का फ्रैक्शन याद। ठीक है, नाउ 10 की जो वैल्यू हमने याद की है साइन कॉस 10 की, इसका हम अपोजिट करके इन तीनों को भी निकाल सकते हैं। तो अब आपने पॉज करना है, पॉज करके इन तीनों की वैल्यू को कॉपी में ऐसे पकड़ना है और ऊपर एंगल लिख करके ऐसे ऐसे सबकी वैल्यू लिखनी है। एक बार लिख लिया, उसके नीचे फिर इनकी वैल्यूज आपने बनानी है। ठीक, ऐसा करने के बाद एक बार फिर से दोबारा से पूरा एक टेबल बनाना है, मतलब ये चीज़ आपको 2 बार करनी है, ये बात ध्यान में रहे। 2 बार कर लोगे तो दिमाग से फिर जल्दी नहीं हटेगा। ये अलग बात है हफ्ते भर तक आप नहीं पढ़ोगे तो फिर से वो भूल जाओगे आप, लेकिन फिर से आप टेबल बनाओगे तो एक बार याद हो जाएगा आपको। तो अब आपने ये चीज़ करनी है। ठीक, अब आते हैं इसके मेन पोर्शन पे। देखो ये तो अभी आपको याद हो चुका होगा, अब हम कुछ और चीज़ सीख रहे हैं। देखो साइन की वैल्यू 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ी सी वैल्यू इसकी बढ़ गई है ना, ये ज़्यादा है इसकी वैल्यू। फिर 1/√2 बना, 1/√2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होती है। ठीक है, नाउ अगर देखें तो डिनोमिनेटर में 1.41 है, यहाँ पे 2 है। डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी टोटल वैल्यू छोटी, यहाँ डिनोमिनेटर वैल्यू जितनी छोटी उसकी वैल्यू जो पूरी नंबर होगा उसकी वैल्यू बड़ी। छोटा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी। ठीक, तो यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी छोटा है, और डिनोमिनेटर छोटा तो पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे डिनोमिनेटर इसका छोटा है ना, डिनोमिनेटर छोटा तो पूरी वैल्यू बड़ी, तो मैंने बड़ी कर दी। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला भी बड़ा है इससे, फिर इसके बाद इससे बड़ा ये वाला है। तो हम देख पा रहे हैं कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे हम एंगल को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। और कॉस की वैल्यू चूंकि इसका ऐसे अपोजिट है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, यहां पर ऐसे बढ़ रहा था ये कम होना शुरू हो जाएगा, ये कम हो रहा है। तो कॉस की वैल्यू व्हेन एंगल इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ 10 की वैल्यू बात करते हैं। देखो अगर 10 की बात करें तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और लास्ट में जाके तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो अब अगर आप देखो ध्यान से देखो तो जो 10 की वैल्यू है 1 से बड़ी भी आ रही है 1.71 और 1 से छोटी भी आ रही है। ठीक है, बट साइन और कॉस की बात करें तो 0 और 1 के बीच ही इनका आंसर मिल रहा है हमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ चुके हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो अब आपने समझ लिया कि साइन की वैल्यू एंगल के बढ़ने पर बढ़ती है, साइन वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस व्हेन एंगल इंक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीजेस व्हेन एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, और 10 की वैल्यू तो ऑब्वियसली बढ़ती है क्योंकि 1 से ज़्यादा भी 1 से कम भी है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। तो अभी बताया साइन की वैल्यू बढ़ती है थीटा बढ़ने पर, तो ये कह रहा है सही कह रहा है क्योंकि थीटा इंक्रीज होने पे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज, जब थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस इंक्रीज होता है क्या, उल्टा है वो तो डिक्रीज होता है, तो ये फॉल्स है। नाउ साइन थीटा और कॉस थीटा की सारी वैल्यूज पर ये इक्वल है, मतलब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा ऑल वैल्यूज थीटा पर इक्वल है। हमेशा कहाँ होते हैं बेटा, आप बताओ साइन और कॉस किस वाले एंगल पे इक्वल है, देखो 45 पे है, 1/√2 1/√2 45 पे इक्वल, बाकी सब पे इक्वल नहीं है। तो इसने बोला सारी वैल्यूज पे इक्वल होते हैं, गलत। फिर cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए, cot A इज 0 पर, एंगल 0 पर नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू है जी। अब फर्स्ट वाले पे आते हैं। मैंने पिछले एक्सरसाइज में ही बताया था, जैसे उसमें क्वेश्चन था कि शायद cot या cos ऐसी कुछ था कि cos A
कॉस इंटू ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ ये दिस है, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये एक पूरा का पूरा साइन है, मैंने पिछले एक्सरसाइज बताई हुई है इसको कि कॉस और ए की अपनी अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, दोनों जब कंबाइन होते हैं तब उसकी रेशियो की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो साइन को ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, बी से कर रहा है, अभी मल्टीप्लाई कर भी नहीं सकते हम यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया होगा। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 4 करवाया क्योंकि मैंने चार्ट समझा दिया था, उसके लिए 4 करवाया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चन लाइन से करते चले जाएंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको सजेशन भी दे रहा हूँ, एडवाइस भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी करूँगा ये चीज़ के लिए कि क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप कर लेना पॉज करके, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन लेकर के खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो ये साइंस, इंग्लिश या हिंदी नहीं है, सोशल साइंस नहीं है जो आप बैठ करके ऐसे याद कर लो। यहाँ पर बात आती है कैलकुलेशंस की, और कैलकुलेशन में क्या आप कितने स्टेप सोच लोगे? एक स्टेप सोच लोगे, 2 सोच लोगे, 3 सोच लोगे, बट सारे स्टेप एक क्वेश्चन में आप नहीं सोच सकते। तो आपको सारे क्वेश्चंस आप शांत दिमाग से बैठना है। 1.5 घंटे से 2 घंटे लगेंगे आपको मेरे वीडियो को कंटिन्यू करने के साथ। हर क्वेश्चन को 5 मिनट ट्राई करना है। अगर आंसर नहीं आता फिर आप वीडियो देखना है कि आपने गलती कहाँ की थी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? हर बार क्वेश्चन को आपने पहले ट्राई करना है, फिर वीडियो देखना है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में देखो sin 30 cos 60, sin 30 cos 60 एंड मतलब sin 60 cos 30 इस तरीके से दे रखा है। तो वैल्यूज ही तो रखनी है इसमें। अगर आपने याद कर लिया होगा और आपने रख के देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये sin 60 और cos 30 बिल्कुल अपोजिट है। मैं दिखाता हूँ। आपको याद है कि अभी हमने देखा था कि sin 30 की वैल्यू जो होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। अब आप जब उसमें क्वेश्चन में वैल्यू रख रहे होंगे तो आप बड़ा सोच रहे होंगे cos sin 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2, cos 60 की 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2। अरे सीधा उल्टा है यार, फट से लिख दो, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। प्लस sin 30 1/2, अगेन cos 60 1/2, क्योंकि अपोजिट होते हैं। now √3 into √3 व्हाट, 3/4। वैसे इजी है ये क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। प्लस 1 1 जा 1/2 2 जा 4। डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाए तो हमें कोई एलसीएम कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट न्यूमरेटर को ऐड कर दो। तो 3 + 1, 3 + 1 कितना, 4/4, काटोगे कितना आ जाएगा 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30 60। तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2। थोड़ा थोड़ा याद रखो बेटा, थोड़ा थोड़ा याद रखो आपको ना, का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू अगेन √3/2। sin cos 30 का अपोजिट होता है ना sin 60, तो देखो आप अपोजिट है, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब एक बात देख रहे हो, √3/2 होल स्क्वायर एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दो। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, आंसर। कितना सिंपल है ना, इजी है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि रेस्टोरेशन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ ना। cos 45 की वैल्यू 1/√2। sec 30, देखो sec 30 cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उल्टा करोगे तो sec की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे चलते हैं वापस, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/√3 प्लस cosec 30। cosec साइन का उल्टा होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cosec 30 की वैल्यू उल्टा कर दो 1/2 को 2/1, तो ये 2/1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिख लो 1/√3, और इसका एलसीएम लोगे तो √3 1 जा √3, 1 2 जा 2, 2 इंटू √3 2√3, ठीक है। वैसे एक रैशनल और इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया। तो अब ऊपर वाले को नीचे वाले से, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 होल अपॉन ये √2 ब्रैकेट में, नहीं आप मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो 2 इंटू √3 √2, फिर 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे ध्यान देना, 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट वाइज नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6, तो √6 ऐसे लिख दोगे आप। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला,
2 को कॉमन ले लो बाहर की तरफ और उसके बाद रेशनलाइजेशन करो। दूसरा, बिना 2 को कॉमन लिए हुए जैसे है वैसे ही रेशनलाइज कर दो सीधा सीधा। तो मैं जैसा है वैसे ही रेशनलाइज कर रहा हूँ, आंसर दोनों में सेम आएगा। या दोनों करवा दूँ मैं, क्या पता आपने दोनों में से पता नहीं किस वाले मेथड से किया होगा, मैं दोनों करवाता हूँ। तो एक बार मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 ये हो जाएगा आपका √3 ऊपर वाला, नीचे 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √2 प्लस √6। अब रेशनलाइजेशन करते वक्त हम साइन चेंज कर देते हैं, तो √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6। इसको मल्टीप्लाई करो, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √2 √6 माइनस √3 इंटू √6, 6 3 18 होल अपॉन 2 को तो बाहर ही रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको। देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, कहाँ लिखूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे √2 है और b की जगह पे √6 है, तो यहाँ जहाँ a स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ पर हम √2 का स्क्वायर कर देंगे, और जहाँ b स्क्वायर दिया हुआ है क्योंकि b की जगह पे √6 है वहाँ b स्क्वायर कर देंगे, सॉरी √6 स्क्वायर कर देंगे ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, उसे छोड़ दो ऐसे। नॉट डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2, √6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 6 में से माइनस करो इसको 2 को, कितना हो गया 4, माइनस का 4, माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8। लेकिन प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को ऊपर आपको ले आकर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आप जब इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन 8। और अगर आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे ना 18 को तोड़ के लिखा होगा, उसमें कैसे लिखा होगा देखो, 18 को हम लिख सकते हैं ना, √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू 3 इंटू 2। तो √3 का जो वैल्यू आ रहा है, मतलब क्योंकि पेयर बन गया ना, तो 3 बाहर होकर के 2 अंदर बचेगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे आप इसे 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, ऐसा। समझ में आ गया होगा। ये मेथड तो वो है जिसमें हमने 2 को कॉमन लिया था। अगर हम 2 को कॉमन ना लें बाय द वे तो कैसे होगा ये सॉल्व, उसको देखते हो। मैं यहीं पे रेशनलाइजेशन कर, या चलो मैं इधर कर देता हूँ, दोबारा से कर लेते हैं। √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ 2 के साथ, तो 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। रूट वाले नंबर्स रूट वाले से मल्टीप्लाई होते हैं, तो √3 को √2 से करोगे कितना हो जाएगा 2√6, 3 2 6, ऐसे ही 3 6 18, ठीक है। डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे 2√2 है, b की जगह पे 2√6 है, तो आप a की जगह लिखोगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2√6 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले में देखो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर बचेगा √6 माइनस √18 होल डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर खोलो। देखो 2 का अलग से स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर अलग से करोगे। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 बचेगा 4। मैं लिख दे रहा हूँ, चलो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर करोगे तो 6। नाउ मैं 18 को ऐसे लिख लूँ क्या 3√2 ज़्यादा बेटर होगा, बाद में करने से अच्छा पहले ही कर लूँ, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना अभी वैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 4 2 8 माइनस 6 4 24, 24 माइनस करो नीचे तो ये हो जाएगा माइनस का 16, 2√6 माइनस 3√2। अब 2 से 16 डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा देखो माइनस का 8, और सेम नहीं हो गया ये, देखो ये वाला और ये वाला सेम हो गया। √6 माइनस √18, √6 माइनस √18 मतलब 3√2 अपॉन माइनस का 8 अपॉन माइनस 8 सेम आ गया। अब हम इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो माइनस का प्लस का, जो प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ये देखो आंसर आ गया सेम। आपने किसी से भी किया हो, आपका आंसर सही होना चाहिए। इस पे करो उससे करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन sin 30 करके देखो, ट्राई करो। क्वेश्चन 4 आप एक बार नहीं 2 बार ट्राई करना प्लीज, ठीक है। नाउ sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cos 45 की वैल्यू 1, cos x 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 उल्टा करोगे 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। होल अपॉन sec 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 उल्टा करोगे 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू पता है हमको 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो 2 इंटू ये √3 है, सॉरी 2 इंटू 1 इंटू √3, 2√3 आएगा, सीधी सी बात है।
ठीक है। 2 इंटू 1 इंटू √3, 2√3 आएगा, मल्टीप्लाई किया। अब जब भी हम ऐसे एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो आया डिवाइड करने पर जो आएगा उसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मैं 2√2 को डिवाइड 2√3 को डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2√3 डिवाइड बाई 2, इस 2√3 को 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3। इस √3 को न्यूमरेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। फिर प्लस, अब इसके डिनोमिनेटर में कौन है 1, 1 से इसको डिवाइड करूंगा, ऑब्वियसली वही आना है। जैसे मैं अगर 2√3 को डिवाइड करूंगा 1 से तो वापस वही मिल जाएगा हमको 2√3, है ना। इसी 2√3 को ऊपर न्यूमरेटर जो भी है वो मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, तो जब 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2√3, सेम ही आ रहा है, मतलब सेम ही आएगा। डिवाइड करना है और बस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। फिर √3 से 2√3 को डिवाइड करोगे, भाई 2√3 को डिवाइड करोगे √3 से, √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 2 से, तो 2 2 जा 4। बिल्कुल ऐसे ही नीचे वाले को भी करना है, ठीक है, क्योंकि अब ऊपर नीचे देखो सेम आ रहा है, ठीक है, सेम नंबर्स है। तो मैं नीचे वाले को भी डिवाइड कर रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू √3 इंटू 1, 2√3 आएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिखूंगा नहीं, अब मैं समझाऊंगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2√3 कैंसिल करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 इंटू 1 √3, प्लस 1 से 2√3 को डिवाइड करोगे वही आ जाएगा 2√3 इंटू 1 2√3, ठीक है। अब जो रूट वाले नंबर्स हैं अगर सेम नंबर है तो वो ऐड हो जाते हैं, तो देखो ये भी √3 ये भी √3, दोनों में नंबर सेम आ रहा है √3 तो ये ऐड हो जाएगा, ये 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन इन दोनों √3 को ऐड करो, ये भी 1√3 ये 2√3, तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ऐसे। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आपने पहले 4 लिखना था, आपने बाद में लिखा है, तो देखो 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात तो एक ही है। या 3√3 + 4 लिखूं या 4 + 3√3 लिखो, बात तो एक ही है। मैंने 4 को बाद में इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर देखो माइनस का 4 ना, 4 बाद में आ रहा है, तो मैं रेशनलाइजेशन करूंगा क्योंकि रूट में नंबर आ रहा है, जब भी रूट में आएगा आपको रेशनलाइजेशन करना है, ये तो 9 से पढ़ा है ना आपने, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो हमें रेशनलाइजेशन करना है, तो हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें ऐसे सोचना है कि भाई जो नंबर माइनस का है ना उसको हम वैसे ही रखें, तो यहाँ 4 माइनस का है तो जब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3 - 4 आ जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं ना इसलिए, फिर 3√3 - 4, अब मल्टीप्लाई करो a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। रेशनलाइजेशन करते वक्त साइन का चेंज करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना ये बात आपको। अब देखो ये a + b, a - b क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b यानी कि 4 का स्क्वायर। ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर खोलो और नीचे वाले का भी स्क्वायर खोलो, तो पहले मैं ऊपर वाले का स्क्वायर खोल रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है, लिख दे रहा हूँ मैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो ना a 3√3 माइनस b 4 स्क्वायर, तो a की जगह पे हम 3√3 देख रहे हैं और b की जगह पे 4 देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ b रखोगे, 3√3 रखोगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 4 रखोगे, तो a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे क्या आएगा 3√3 इंटू b की जगह पे क्या आएगा 4 अपॉन इसका स्क्वायर खोलना है बेटा। देखो 3 का स्क्वायर अलग से खोलोगे, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ठीक, माइनस 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही देखो जैसे इसको इसका स्क्वायर खोला वैसे इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8 3 20 4 √3 होल अपॉन 9 3 27 माइनस 16। अब 27 + 16, ये 27 हो गया ना, 27 + 16 7 से 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 में से 16 - 4 कितना आ जाएगा 11, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है, एक तो वैल्यूज रखने में गलती ना हो, दूसरा जब आप इसका एलसीएम लेके ऐसे लिख रहे होंगे
तो इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको डिवाइड बहुत आराम से करना है, सोच समझ के करना है। और जो लास्ट में जब ये नंबर रूट में आएगा तो इसको रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। गलती सिर्फ 2-3 जगह ही होती है। एक तो यहाँ पर होती है जब आप वैल्यू रख रहे होते हैं, दूसरा जब आप यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसमें ऊपर वैल्यू रख रहे होते हैं वो, और तीसरा यहाँ रेशनलाइजेशन करने में। ये 3 जगह पे ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। गलती तो देखो यहाँ कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट जो मैक्सिमम गलती बच्चे करते हैं वो जगह ये 3 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना, एक बार पीछे जाकर रिवाइंड कर लेना, फिर से इसको करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर थीटा cos 60, तो 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30, sec cos 30 की वैल्यू का उल्टा होगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उल्टा कर दो 2/√3। और बेटा स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर भी लगाएंगे, ध्यान रखना है। 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर होल अपॉन sin 30 1/2 का होल स्क्वायर cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ये सिंपल है, स्क्वायर कर देना तो सिंपल हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। नाउ 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 2 का स्क्वायर 4, समझ में आ गया होगा। 1 का स्क्वायर करोगे, चलो मैं पूरा स्टेट कर देता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ ना, बेसिक वाले बच्चे बिल्कुल एकदम जिन्हें बहुत कम आता है मैथ्स उनके लिए। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 मान लो इसको। फिर डिनोमिनेटर में देखो 4 डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो हम न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4 1 + 3 कर सकते हैं। अब ध्यान दो बेटा 1 + 3 कितना होता है 4, यार 4 से 4 काट दो ना, फिर सिंपल सी बात है, हमारा हट जाएगा सर दर्द नीचे का, अब ऊपर का ही खाली बचना है। अब इन तीनों का एलसीएम लो, 4 3 और 1 का, 4 3 1 का एलसीएम लोगे 12 आएगा, तो 12। अब 5 इंटू, मैंने बताया था आपको एलसीएम को नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर में 4 है, 4 को 12 से डिवाइड करो, 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 3 जा 12, यही तो आएगा ना भाई। 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 आएगा। इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस 5 से, फिर प्लस 16 के नीचे वाला नंबर क्या है 3 से डिवाइड करो इसको, तो 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, उस 4 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, माइनस फिर ये आ गया 1 से डिवाइड करो 12 को, 1 से करोगे तो 1 ही आना, 12 ही आना है, इस 12 को मल्टीप्लाई करो ऊपर नंबर यानी कि 1 से। बहुत सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर में जो भी आपने एलसीएम लिया है उसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सिंपल। 4 से 12 को डिवाइड किया 3, उसको मल्टीप्लाई किया 5 से ऊपर से, 3 से डिवाइड किया 4 को मल्टीप्लाई किया 16 से, 1 से डिवाइड किया 12 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ऐसा। नाउ 5 3 या 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइड बाय 12। नाउ इसको ऐड कर लो, 5 + 4 9, 6 + 1 7 माइनस 12/12, इसको माइनस करो, 9 - 2 7, 7 - 1 6/12, तो 67/12 इसका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। देखो जो चीज़ हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वही हमें इसमें भी करना है, सेकंड क्वेश्चन में भी करना है, बट नीचे इसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए, और ऑप्शन में आप देखो साइन 60 cos 60 एंड सो ऑन है। तो जब हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे होंगे तो जो इनके वैल्यूज होती है ना, जो रेशियोज की वैल्यूज होती हैं वो आएंगी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन 60 या cos 60 जो भी दिया होगा वैसे। अभी मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है 2 × 1030 है ना, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, क्योंकि छोटे एंगल की छोटी वैल्यू, बड़े एंगल की बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू छोटी होती है 1/√3। 1 प्लस अगेन 1030 है तो 1/√3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो ना, 2 1 जा 2/√3 होल अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसके अपॉन में ऐसे 1 मान के ऐसे एलसीएम ले लो, ऊपर वाला नंबर मैं एज इट इज लिख लूँगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं सॉल्व करने को। 3 1 जा 3 + 1/3, ये कितना हो जाएगा 2, या एक सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ध्यान दो बच्चों, जो ये मेन लाइन है
इसके ऊपर भी फ्रैक्शन है, उसके नीचे भी फ्रैक्शन है। तो जब भी ऐसा नंबर आ जाए, जब भी ऐसा आ जाए, ऐसा बहुत बार आएगा आपको, जब भी ऐसा आएगा तो ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को बीच वाले से करना है। रिमेंबर, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी फ्रैक्शन में, जैसे एक मेन लाइन है, उसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, उसके नीचे भी फ्रैक्शन है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। तो यहाँ पे जब इस 3 को ऊपर लेके जाओगे आप मल्टीप्लाई के लिए, तो 3 2 जा 6, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा कुल मिला करके अपॉन, और ये √3 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 × 4 ऐसा, ठीक है। 2 से 4 को काट दो, कितना बचेगा 2। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो 3 होता है, किसी भी नंबर 3 हो, 2 हो, 5 हो, वो सभी 2 वाले रूट से बनते हैं। जैसे 5 बनता है √5 × √5, मतलब 5 के अंदर 2 √5 होते हैं। ऐसे ही 3 के अंदर भी 2 बार √3 होगा, 2 के अंदर भी 2 बार √2 होगा, ऐसे ही। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3 × 2 कर सकते हैं। √3 से √3 कट गया, कितना बचा √3/2। बेटा √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 नहीं दिया हुआ, साइन 60 यस दिया है, तो इसका लिख सकते हैं हम साइन 60, ऑप्शन नंबर 1। मैं वही बोल रहा था कि लास्ट में जो आएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज आएंगी, उससे हम उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशियो आ गया आपका √3/2, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया साइन 60 में। बात समझ में आगे होगी ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सेकंड वाला भी, सेकंड तो इससे भी ईजी है, दिखाता हूँ मैं आपको। 1 - 10² 45, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर, वही 1 में से 1 माइनस करो कितना आता है 0, समझ में आया। और 0 ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो वैसे तो खैर सारे ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लिए तो सारे ही, आपको अपना सिर्फ नंबर थोड़ा नहीं देखना है, अपने नॉलेज भी तो देखना है। भले ही आप देखो ट्रिग्नोमेट्री इतनी लाइफ में यूज़ नहीं होती, बट ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी भी होनी चाहिए चीज़ों की। फिलहाल देखो, sin 2a 2 sin है, यही है ना। हमें ये बताना है कि एंगल ए की किस वैल्यू पर इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इक्वल दिया नहीं है, ये बोल रहा है कि इक्वल हमें करना है, किस एंगल पे ये इक्वल होगा ये बोल रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले हम लेंगे LHS, फिर इन सभी एंगल में से किसी एक को पुट करेंगे, फिर RHS लेंगे, फिर वही एंगल सेम पुट करेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, वो जो एंगल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं अभी LHS ले रहा हूँ, LHS जो कि है sin 2a। पहला एंगल 0 है ना, तो मैं लेट एंगल A = 0 ले रहा हूँ। तो sin 2 × 0 sin 0 की वैल्यू 0। अब RHS ले लो। देखो डायरेक्टली ऐसे एक बार नहीं करना है आपने सॉल्व, बच्चे ना ऐसे इक्वल का साइन लाके करते चले जाते हैं। भाई अगर देखो पहले इक्वल कर दिया तो बाद में फिर आपने क्या सॉल्व भी क्या किया, आपको तो इक्वल करना है, इसलिए आप LHS अलग लीजिए, RHS अलग लीजिए, फिर लास्ट में इक्वल कीजिए इसको, ठीक है। इसमें क्या रखा है 2 sin A, तो 2 × sin A की वैल्यू भी तुमने क्या मानी थी 0, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो। अरे ये क्या हो गया भाई, नाउ एंगल A = हमने माना है 0, तो 2 sin 0 की वैल्यू 0, और 2 × 0 क्या होता है 0। तो देखो आपको दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, LHS भी 0 आ रही है, RHS भी सेम 0 आ रहा है, यानी एंगल A पर, एंगल की A की 0 की वैल्यू होगी तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया। एंगल A जब 0 होगा तभी ये दोनों बराबर होंगे। आप एक बार ना एंगल A की वैल्यू यहाँ पे 30 दोनों में पुट करके देखना, आपका आंसर अलग अलग आएगा। फिर 45 पुट करना, फिर 60 पुट करना, आपका किसी में भी आंसर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये भी। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 × 1 = 2/√3 होल अपॉन 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 × 1 = 3, तो 2/√3, इसके अपॉन 1 मान के ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं ऐसे करके। तो 3 × 1 = 3 - 1/3 माइनस कर दो, 2/√3 होल अपॉन 3 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 2/√3। मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी ऐसा नंबर आए कि एक लाइन बीच में है, ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, बचेगा 2 × √3 अपॉन ये वाला जरा जाएगा 2 × √3, या नीचे रूट नहीं था शायद, हाँ रूट तो नहीं था भाई नीचे, तो ये हो जाएगा 3। अच्छा ये शर्ट की वजह से है, ये 3 तो 2 से 2 कट गया, ठीक है।
ऊपर बचा 3 और 3 को हम तोड़ के √3 इंटू √3 कर सकते हैं, है ना। तो √3 से √3 कट के क्या बचा √3। √3 tan 60 की वैल्यू होती है या cot 30 की वैल्यू होती है? ऑप्शन चेक करो। साइन tan 60 है, यस है, बिल्कुल है, ये रहता है tan 60। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी tan 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी करने से पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार आप रिवाइज कर लो। अगर आपने नहीं कर पाए हो तो एक बार खुद से करो, ठीक है, फिर आप ये लास्ट क्वेश्चन पे जाना। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो आपको दे रखा है tan a + b = √3, ये दिया है, ठीक है। √3 tan के किस वैल्यू की होती है, याद है आपको? ये √3 की जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, tan 60 की होती है, बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू, याद है ना। अब बच्चे देखो दोनों तरफ tan है तो बच्चे ऐसे tan से tan काट देते हैं, भाई नहीं कट सकता tan, क्यों नहीं कट सकता? देखो हमने ना हमने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 में ये पढ़ा था। मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये रहा, देखो कि cos A अगर cos B के इक्वल है, cos A cos B के इक्वल है, ऐसा cos A cos B के इक्वल है तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ किया है कि cos A अगर cos B के इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर tan A = tan B होगा तो tan B एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखो आप तो tan यहां पे, अच्छा tan A + B, एक सेकंड को, =√3 है तो tan A + B ये हो जाएगा tan 60। तो एंगल्स यहाँ पे अगर tan इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ बेटा एंगल ना ये पूरा का पूरा ये एंगल है। बच्चे कहीं पूछते हैं कि सर ये एंगल कैसे है, ये तो A और B 2 है, 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स कैसे होगा? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे एक सपोज ट्राइंगल है ना, इसमें ये एंगल एक है, कोई भी एंगल हो सकता है। अब बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये 2 एंगल नहीं बन जाएंगे, ये दोनों एंगल मिलाने के बाद बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ A + B है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब tan और tan ये हट जाएगा, क्या बचेगा? A + B = 60। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि tan अगर tan के इक्वल है, मतलब tan एनीथिंग, tan की एंगल कुछ भी हो सकता है, tan एनीथिंग = tan एनीथिंग, तो वो tan हट जाएगा, वो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो tan A + B = tan 60 है तो A + B = 60 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। ऐसी सेकंड इक्वेशन देखो आप, ये होगा tan A - B = 1/√3। अब 1/√3 की वैल्यू tan में किसकी होती है? tan 30 की होती है, ठीक है। तो अब tan और tan हट जाएंगे क्योंकि tan एंगल एनीथिंग = tan एंगल एनीथिंग, tan कैंसिल, A - B कैंसिल नहीं हो रहा, ध्यान रखना, मैं बोल भले ही रहा हूँ आपको समझाने के लिए कैंसिल। आप ऐसे काटोगे नहीं बिल्कुल भी, ये ध्यान में रहे आपको। अब देखो 2 इक्वेशन मिल गए आपको, A + B = 60, A - B = 30। तो अब आप A और B के ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको याद होगा 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन में आपने सॉल्व किया है। मैं कर रहा हूँ इसको फिलहाल। 2 + 1 मतलब A + B = 60 और A - B = 30। तो A से A कट जाएगा, सॉरी B से B कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2A = 90, A = 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 45। अब इस A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। तो लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1। तो A की वैल्यू कितनी है? 45 + B = 60। तो B = कितना हो जाएगा? 60 - 45 = 50, ठीक है। A और B की वैल्यू मिल गई। हमसे यही पूछा था ना उसने, एंगल A और एंगल B की वैल्यू बताओ, ठीक है। और बाकी जो सारी चीज़ दी गई हैं उसने बोल रहा है कि जो A + B है वो 90 से छोटा है, 90 बराबर हो सकता है, मतलब एक्यूट एंगल है वो कुल मिला करके, या राइट मैक्सिमम राइट जा सकता है, 90 तक पहुँच सकता है। तो उसने बोला फाइंड एंगल A एंड B, तो हमने निकाल दिया एंगल A B। अब हम इसके बाद 8.3 करेंगे। 8.3 को कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा मैं। अभी तक अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 स्कूल में, किसी ट्यूशन में या ऑनलाइन पढ़ा है तो आपको एक बात में की कन्फ्यूज़न तो जरूर रह गई होगी कि हमें कब क्या करना है ये पता कैसे चलेगा। मतलब हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें कब क्या करना है, कि इसमें फॉर्मूला लगाएं कि नहीं लगाएं, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा।
तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको 8.3 में दूंगा। और आप विश्वास रखिए कि आपका जो मैं आंसर आपको दूंगा, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बाय द वे कुछ रह भी जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप कमेंट में डालना। मैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे जो नेक्स्ट इसके बाद में लेके आऊँगा, उसमें उन पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर डालूंगा कि भाई बच्चे ने ये चीज़ पूछी थी, इसका आंसर ये है, ठीक है। अभी तक बने रहने के लिए थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।